नमस्कार साथियों, महेश तनेजा इंडियन एंड वर्ल्ड हिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं चोल साम्राज्य के अंतर्गत एक बहुत महत्वपूर्ण विषय के बारे में, और वो विषय है चोल स्थानीय स्वशासन। जब भी चोल साम्राज्य की बातचीत की जाती है तो वहाँ पर दो बहुत महत्वपूर्ण विषयों को डिस्कस किया जाता है। एक तो ये कि चोल साम्राज्य के अंतर्गत एक विशाल नौसेना थी, और दूसरा एक ऐसा विषय जो बिल्कुल डिफरेंट है इतिहास में, वो है स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन का मतलब यहाँ पर क्या है और इसकी क्या उपादेयता है, क्या यूटिलिटी है, वो देख लेते हैं। हालांकि हमने इस पर डिस्कस किया था पहले भी क्लास में, पर थोड़ी सी बातचीत फिर से कर लेते हैं। देखिए, स्थानीय स्वशासन का मतलब ये है कि ग्राम या नगर स्तर पर अब जो शासन व्यवस्थाएं हैं, आज की पंचायतों की तरह, आज की ग्रामीण संस्थाओं की तरह, स्थानीय संस्थाओं की तरह, वहाँ पर भी गांव और नगर का जो शासन है वो कुछ समितियों के माध्यम से, सभाओं के माध्यम से संचालित होगा। और इसका बेनिफिट किसे मिलने वाला है? तो इसका बेनिफिट मिलने वाला है राजा को। राजा को बहुत सारे कार्यभार से मुक्ति मिलती है। क्या मुक्ति मिलती है? देखिए, राजा को यहाँ पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। राजा को यहाँ से टैक्स इकट्ठा करने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी कंट्रोलिंग करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। टैक्स का कोई सिस्टम यहाँ पर राजा को डेवलप नहीं करना है। अपने आप टैक्सेशन जो है वो हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा। उसके अलावा जो भी यहाँ पर डेवलपमेंट है वो भी किस पर डिपेंड करेगा? वो इन समितियों पर करेगा। और जब विकास भी अपने आप हो जाएगा तो बचा हुआ जो राजस्व है, शेष राजस्व है विकास के बाद, वो राजस्व किसे प्राप्त हो जाएगा? वो राजा को प्राप्त हो जाएगा। और कुल मिलाकर बात यह है कि राजा बिल्कुल फ्री हैं, उनके पास विशेष रूप से अब कोई कार्यभार नहीं है। और जब ऐसे कार्यभार से मुक्ति मिल जाती है तो राजा के पास विकल्प होता है कि वो अपने साम्राज्य विस्तार की ओर ध्यान दे। और चोल शासक इतने ज़्यादा योद्धा थे, इतने बड़े सेनापति थे, या यूं कहिए कि इतने कुशल प्रबंधक थे कि उन्होंने साम्राज्य विस्तार की ओर ध्यान दिया। और इसके माध्यम से इन्होंने भारत ही नहीं, भारत के बाहर विदेशों में भी बहुत सारे द्वीपों को जीता। और हम लोग जानते हैं कि चोलों ने एक बहुत बड़े साम्राज्य की स्थापना कर ली, जिसमें श्रीलंका शामिल है, जिसमें 12 अन्य द्वीप शामिल है। तो इसका मतलब राजा को यहाँ से कुछ कार्यभार से मुक्ति मिलती है, और उसका बेनिफिट हमको यहाँ देखने को मिलता है। और सबसे अच्छी बात ये रही कि राजा के पास स्थानीय स्वशासन के साथ ही विशाल नौसेना की स्थिति भी है। और जब दोनों ही चीज़ें आपके पास हैं तो निश्चित रूप से आप अपने साम्राज्य को भारत से बाहर, थल से बाहर, जलीय क्षेत्रों में अर्थात जल द्वीप क्षेत्रों में आप स्थापित कर पाए। ये चोल स्थानीय स्वशासन की सबसे बड़ी विशेषता या सबसे बड़ी उपादेयता है, यूटिलिटी है। ठीक है, अब स्थानीय स्वशासन का स्वरूप कैसा था, इसकी शुरुआत कहाँ से मानते हैं, तो ये सारी बातचीत हम यहाँ से शुरू करने वाले हैं और इस पर बहुत सारा डिस्कशन होने वाला है। आप देखिए, परांतक फर्स्ट के समय से, परांतक फर्स्ट के टाइमिंग में, जिन्हें हम मदुरई कोंड के नाम से भी जानते हैं, इन्होंने पांड्य क्षेत्र को जीता था, पांड्य और श्रीलंका की संयुक्त सेना को हराया था। तो परांतक फर्स्ट के समय से हमें ये मिलता है कि उत्तर मेरूर में 2 सभाएं हुई, और उत्तर मेरूर की ये सभाएं 919 और 921 ईस्वी में स्वीकार की जाती हैं। और इन सभाओं के माध्यम से ये निश्चय किया गया, विशाल सभाएं हुई जिनके अंदर ये निश्चित किया गया कि एक स्थानीय स्वशासन विकसित होगा, और इस स्थानीय स्वशासन का पूरा स्वरूप जो है वो हमें परांतक फर्स्ट के उत्तर मेरूर अभिलेखों से ही प्राप्त होता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किस अभिलेखों से, किनके अभिलेखों से हमें स्थानीय स्वशासन के बारे में जानकारी प्राप्त होती है? तो वो कहाँ से मिलती है? उत्तर मेरूर अभिलेखों से जानकारी मिलती है। इस प्रशासन के बारे में यदि हम ये कहें कि क्या ये पूरी तरह से प्रजातांत्रिक है, तो ये पूरी तरह से प्रजातांत्रिक भी नहीं है। देखिए, राजतंत्र के अंतर्गत स्थानीय स्वशासन आप विकसित कर रहे हैं, अर्थात स्थान विशेष के लोग अपना शासन स्वयं चलाएंगे। तो क्या सब लोगों को बराबर अवसर मिल रहा है? प्रश्न ये उठता है, प्रजातांत्रिक कहने का मतलब क्या होता है कि क्या सभी लोगों को पर्याप्त अवसर मिल रहा है? क्या किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं है? क्या उच्च और निम्न वर्ग को समानता है? पुरुष और महिला को समानता है?
तो वो अगर ऐसी स्थिति होती है तो वो प्रजातांत्रिक स्वरूप होता है, परंतु यहाँ पर प्रजातांत्रिक स्वरूप नहीं है। दुर्भाग्यपूर्ण ये रहा कि ये पूरी तरह से ऐसा नहीं है जिसमें सभी वर्गों को मौका मिले। अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर महिलाओं की स्थिति लगभग गौण है और जो शूद्र हैं उनकी स्थिति भी लगभग गौण है, अर्थात इनको अवसर पर्याप्त नहीं मिला है। बहुत कम महिलाओं ने भाग लिया है, शूद्र लगभग नगण्य ही है, नाम मात्र कोई है। तो आपको ध्यान रखना है कि ब्राह्मणों का महत्व ज़्यादा रहा है, उच्च वर्ग का महत्व ज़्यादा रहा है। तो पूरी तरह से प्रजातांत्रिक आप इसे नहीं कह सकते। इसमें कहीं ना कहीं सामंतवाद की झलक दिखाई देती है। सामंतवाद का मतलब आप कह सकते हैं कि कुलीन तंत्र, उच्च वर्ग का प्रभाव आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, और इसी प्रभाव की वजह से जो ब्राह्मण हैं या उच्च वर्ग या उच्च वर्ण के जो लोग हैं उन्होंने यहाँ पर ग्राम स्थानीय स्वशासन और नगर स्थानीय स्वशासन में अपनी भूमिका को मुख्य रूप से अदा किया है, और निम्न वर्ग को ज़्यादा महत्व यहाँ पर प्राप्त नहीं हुआ है। तो ये फर्स्ट डिस्कशन आपके रिटन एग्ज़ाम की दृष्टि से हम देख चुके हैं, और उत्तर मेरूर अभिलेखों से हमें इनकी जानकारी प्राप्त होती है। और ये किसके समकालीन रहे? परांतक फर्स्ट के। तो अब बातचीत कर लेते हैं इसके स्वरूप की, इसकी विभिन्न संस्थाओं की, कि कौन कौन सी सभा या संस्थाएं थी जिनके माध्यम से ये स्थानीय स्वशासन प्रचलित था, जारी था। देखिए, इस स्थानीय स्वशासन के बारे में यदि हम बातचीत करें तो यहाँ पर मुख्य रूप से 3 संस्थाएं हमें देखने को मिलती हैं। उर सभा, सभा को महासभा भी कहा गया, और नगरम। ठीक है, उर का मतलब क्या है, सभा महासभा क्या है, नगरम क्या है, पहले हम इनका शाब्दिक अर्थ देख लेते हैं और उसके बाद हम बातचीत को आगे करते हैं। देखिए, उर का मतलब है एक ग्राम सभा। आपको यहाँ पर स्पष्ट कर दें कि उर और सभा जो हैं ये ग्रामीण क्षेत्र के स्थानीय संस्थाएं हैं, और नगरम जो है ये व्यापारियों का समूह है, व्यापारियों की संस्था है, और ये मुख्य रूप से नगर में है। ठीक है, तो यहाँ पर ग्राम सभा, उर क्या है? उर एक ग्राम सभा है, और इस ग्राम सभा की एक समिति है जिसे हम कार्य समिति कहें। ये कार्य समिति कहलाती थी आलुंगणम। और ये उर नाम की जो संस्था हम बता रहे हैं ये मुख्य रूप से उन जगह पर होती थी जहाँ पर गांव में प्राय ब्राह्मण नहीं होते थे, या ब्राह्मण जो होते थे वो भूमि दान प्राप्त नहीं होते थे। बिल्कुल स्पष्ट करें, भूमि दान प्राप्त ब्राह्मण यहाँ पर नहीं होंगे, तो वहाँ कौन सी संस्था काम करेगी? वहाँ उर काम करेगी। ठीक है, और इसी के साथ यदि मैं सभा या महासभा के बारे में डिस्कशन करूं तो ये भूमि दान प्राप्त ब्राह्मणों के संस्था, भूमि दान प्राप्त ब्राह्मणों के ग्राम संस्था है। अर्थात क्या हुआ, जहां पर ब्राह्मण हैं बहुत अधिक और ब्राह्मणों को भूमि दान प्राप्त है, राजा के द्वारा भूमि दान प्राप्त है। आपको गुप्त काल का अगर जिक्र करें तो वहाँ पर अग्रहार शब्द का इस्तेमाल किया गया, अग्रहारिक का इस्तेमाल किया गया। और आपको पता है कि भारतीय इतिहास में सातवाहन शासकों ने सबसे पहले ब्राह्मणों को भूमि दान देने की परंपरा शुरू की, और उस भूमि दान को अग्रहार कहा जाता। उस भूमि को क्या बोलते थे हम? अग्रहार बोलते थे। और इसी के आधार पर गुप्त काल का एक जिसे कहें कि अधिकारी होता था जिसका नाम अग्रहारिक होता था। इस अग्रहारिक और अग्रहार से इस बात की स्पष्टीकरण है कि ब्राह्मणों को भूमि दान में दी जाती थी, गांव के गांव दान में दिए जाते थे, और ऐसे अग्रहार प्राप्त जो ब्राह्मण होते थे उनके द्वारा यदि किसी गांव का शासन संचालित होता था, या ये कहिए कि उन ब्राह्मणों की सर्वोच्च स्थिति होती थी किसी गांव में, तो वहाँ पर जो संस्था होगी शासन प्रशासन के लिए उसे सभा या महासभा के नाम से जाना जाएगा। और जहाँ पर इस तरह के ब्राह्मण नहीं होंगे, भूमि दान प्राप्त ब्राह्मण नहीं होंगे, वहाँ ये संस्था क्या कहलाएंगी? उर कहलाएंगी। ठीक है, अब कुछ गाँव ऐसे भी होंगे जहाँ पर उर भी होगी और सभा भी होगी, क्योंकि वहाँ पर ब्राह्मण हैं भी और ब्राह्मण नहीं भी हैं, अर्थात बहुत कम ब्राह्मण ऐसे होंगे जो भूमि दान प्राप्त होंगे। तो दोनों ही संस्थाएं कंपैरेटिवली काम करने वाली हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको स्पष्ट हो गया होगा सभा या महासभा क्या है? भूमि दान प्राप्त ब्राह्मणों के ग्राम या ब्राह्मणों की जो संस्था है उसे सभा या महासभा के नाम से बुलाया गया। और इस सभा या महासभा के एक और नाम मिलता है पेरूगिरी। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, इसी का एक और नाम प्राप्त होता है पेरूगिरी, और पेरूगिरी से ही
अगर हम ये कहें कि इस सभा या ग्राम सभा के जो सदस्य हैं उनको क्या कहा जाता था, तो पेरूमक्कल। ये बिल्कुल आपस में अटैच कर लें हम कि पेरूगिरी क्या है, सभा या महासभा को पेरूगिरी भी कहा जाता था और इसके सदस्यों को पेरूमक्कल के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो ये एक सामान्य जानकारी हुई कि उर और सभा क्या है, उर और महासभा क्या है। इसी तरह से नगरम के बारे में भी थोड़ी सी बातचीत करके आगे निकल जाते हैं। नगरों के अंदर जो व्यापारी होते थे, उन व्यापारियों की संस्था, इन व्यापारियों की संस्था जो थी, अर्थात जो व्यापारिक हितों को संधारित करने वाली थी, उसे नगरम कहा जाता था। इन नगरम के अंदर अगर हम बात करें तो इनकी जो व्यापारिक बस्ती होती थी, कुछ शाब्दिक प्रमाण यहाँ देखने आपको। व्यापारिक बस्ती जो होती थी उसे वीरपत्तनम कहा जाता था। और आपको बताएं विभिन्न प्रकार की श्रेणियाँ यहाँ पर अस्तित्व में थी। श्रेणियों का मतलब क्या होता है, व्यापारियों का समूह। श्रेणी का मतलब क्या होता है, व्यापारियों का समूह। हम गुप्त काल में भी इस तरह का डिस्कशन करते हैं कि एक ही प्रकार के व्यवसाय से संबंधित व्यापारियों के समूह को श्रेणी कहा जाता था। और यहाँ पर भी अनेक तरह की श्रेणियों का जिक्र मिलता है। कौन कौन सी, जैसे नाना देशी, जो विदेश में व्यापार के लिए प्रसिद्ध होती थी। इसी तरह से एक और थी, नाना देशी के अलावा बात करें तो मणिग्रामम और वलंजियार। तो इस तरह की व्यापारिक श्रेणियां या यूँ कहिए कि व्यापारिक निगम हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। और नगरम का प्रश्न यदि बनता है तो वो यही कि व्यापारियों की जो संस्था है वो क्या कहलाती थी, वो नगरम कहलाती थी। और मुख्य रूप से नगरीय क्षेत्रों में होती थी, गाँव में इनका मुख्य रूप से अस्तित्व नहीं होता था। वीरपत्तनम भी पूछा गया है तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। और नाना देशी, मणिग्रामम और वलंजियार जैसी श्रेणियाँ या व्यापारिक समूहों का जिक्र भी हमें प्राप्त होता है। अब देखिए कि गांव में शासन आप चलाएंगे कैसे, क्या क्या व्यवस्थाएं आपको करनी पड़ेंगी। तो इन शासन को चलाने के लिए आपको कुछ समितियों की आवश्यकता पड़ने वाली है। और उन समितियों के माध्यम से शासन कैसे चलेगा वो एक बार हम देख लेते हैं। देखिए, ग्राम प्रशासन को उर और सभा में जब संचालित किया जाएगा तो उसके लिए आपको समितियां चाहिए। और ये समितियां ऐसी समितियां हैं जिनका कार्यकाल मात्र 1 वर्ष का है। और 1 वर्ष भी कहें तो लगभग 360 दिन का कार्यकाल है इनका। उसके बाद 5 दिन जो है वो फिर से चुनाव की व्यवस्था करने में अगले सत्र की तैयारी के हिसाब से रखा जाता। तो केवल 360 दिन का कार्यकाल समितियों को दिया जाता था। उनको अलग अलग कार्यकाल दिया गया और उस अलग अलग कार्य क्षेत्र दिया गया। और उस कार्य क्षेत्र में उन्हें अपने शासन को संचालित करना है, अपने कार्य व्यवहार को स्थापित करना है, करके दिखाना है कि किस तरह से वो गांव के विकास के लिए कार्य करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं कुछ समितियों का जिक्र करता हूं जिससे बात आपको स्पष्ट हो जाएगी। इन समितियों को क्या कहा जाता था, तो वारियम। ये एक इम्पोर्टेंट प्रश्न होता है कि ग्राम प्रशासन को संचालित करने के लिए जो समितियां बनाई जाती थी उन्हें किस नाम से जाना जाता था, तो इन्हें बोलते थे वारियम। और वारियम कौन कौन से हैं, तो कुछ इम्पोर्टेंट आपको बता दें। तोट वारियम, एर वारियम, पोन वारियम, उदासिक वारियम, तो ये कुछ समितियां हैं जिनके बारे में हमें जानना है। देखिए, तोटवारियम का मतलब उद्यान समिति, एरवारियम का मतलब तालाब प्रबंधन से संबंधित समिति, तालाब प्रबंधन। पोनवारियम का मतलब स्वर्ण या मुद्रा से संबंधित, मुद्रा प्रबंधन से संबंधित समिति जो होती थी उसे पोनवारियम कहा जाता था। और उदासिक वारियम ये विदेशियों से संबंधित जो समिति होती थी उसे उदासिक वारियम के नाम से जाना जाता। पूछा जाता है, इस तरह के प्रश्न आजकल पूछे जा रहे हैं। तोट वारियम तो तोड़ने से संबंधित है, उद्यान में फूल तोड़ने से संबंधित है, आप यूँ समझिए। एर वारियम तालाब प्रबंधन, पोन वारियम स्वर्ण से संबंधित है, मुद्रा से संबंधित है। उदासिक वारियम जो है वो विदेशियों से संबंधित है। और
कोइल वारियम, 2-3 नाम और देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। कोइल वारियम, कोइल वारियम जो है वो मंदिर प्रबंध से संबंधित है, बहुत इम्पोर्टेंट है। मंदिर प्रबंधन से संबंधित कौन सी समिति होती थी या वारियम होती थी? तो वारियम शब्द तो आ ही रहा है, तो कोइल वारियम के नाम से उसे जाना जाता था। और एक और आपको लास्ट ध्यान रखना है, संवत्सर वारियम। और संवत्सर वारियम का मतलब है, संवत्सर का मतलब हम समझते हैं ये वर्ष से संबंधित है, ये होती थी वार्षिक समिति। ठीक है, तो इस तरह की कुछ समितियाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट वाली हमने बात कर ली है। तोट वारियम, एर वारियम, पोन वारियम, उदासिक वारियम, कोइल वारियम और संवत्सर वारियम। तो ये समितियां जो हैं, इनके माध्यम से, इस तरह की समितियों के माध्यम से गांव के प्रशासन को डिवीज़न में ले जाकर और संचालित किया जाता था। और इन समितियों का सदस्य बनने के लिए एक विशेष प्रक्रिया अपनाई जाती थी, और वो विशेष प्रक्रिया क्या है वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए, हमने आपको इनका कार्यकाल बता दिया कि इनका जो कार्यकाल होता था वो 360 दिन का होता था। अगर हम इसमें ये कहें कि निषेध की स्थिति क्या है या इनके लिए योग्यताएं क्या हैं, तो योग्यताएं एक बार हम देख लेते हैं। सबसे पहली योग्यता, कोई भी व्यक्ति यदि ग्राम समिति का सदस्य बनना चाहता है तो उसकी आयु 35 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इसका मतलब अनुभवी व्यक्ति को ही महत्व दिया जाएगा। दूसरा, उसके पास कम से कम 1.5 एकड़ ज़मीन होनी चाहिए। कितनी ज़मीन होनी चाहिए? 1.5 एकड़ ज़मीन होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि कोई मांगने वाला ही और लूट के चला जाए और घपले करे, कोई रिश्वतखोरी करे। इसलिए उसके पास एक निश्चित ज़मीन होनी चाहिए। इस ज़मीन पर स्वयं का मकान होना चाहिए। इसके अलावा वह वेदों का ज्ञाता होना चाहिए। और आपको बताएं, वेद ज्ञाता का मतलब है कि कम से कम एक वेद का ज्ञाता होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा बात करें तो उसने पिछले 3 वर्ष में किसी भी जिस संबंधित समिति में वो आना चाहता है, जिस संबंधित समिति के लिए वो प्रयास कर रहा है, उसमें पिछले 3 वर्ष में वो सदस्यता नहीं रही हो, उसकी सदस्यता नहीं, पिछले गत 3 वर्ष में उसकी सदस्यता नहीं रही हो, ये बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। और उसके अलावा वो पागल नहीं होना चाहिए। उसके अलावा वो जिसको कहते हैं अपराधी नहीं होना चाहिए, चरित्रहीन नहीं होना चाहिए। तो ये इस तरह की शर्तें तय की गई समिति का सदस्य बनने के लिए। ठीक है, तो अब ये सदस्य इस तरह से बन पाएंगे। क्या होता था, इसके लिए अप्लाई किया जाता था, आवेदन दिए जाते थे। जो व्यक्ति इसमें भाग लेना चाहते हैं, समिति का सदस्य बनना चाहते हैं, वो अपने आप को यहाँ पर प्रस्तुत करते थे। इन समिति के सदस्यों के लिए क्या, जब इनके एप्लीकेशन डाल दिए जाते थे तो इनके नामों की एक पर्चियाँ डाल दी जाती थी, और उन पर्चियों को लॉटरी के माध्यम से सेलेक्ट किया जाता था। एक अबोध बालक के माध्यम से, जो बिल्कुल छोटा सा बच्चा होता था, उसे पर्ची निकालने के लिए, जो पढ़ नहीं सकता, उसे पर्ची निकालने के लिए कहा जाता था। और इस माध्यम से इन वारियम या समिति के सदस्यों का चयन किया जाता था। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट रहेगा, किस माध्यम से चुना जाता था। तो चुनाव होता था, क्या होता था, तो यहाँ पर इनका केवल लॉटरी के माध्यम से चयन होता था। और आपको बता दें, इनको पारिश्रमिक भी मिलता था। ऐसा नहीं है कि ये कोई इतना काम करेंगे तो इनको कुछ प्राप्त नहीं हो रहा है। इनको पारिश्रमिक मिलता था, अर्थात इनको वेतन भी मिलता था। और वेतन कैसे मिलता था? एक तो भू राजस्व का भाग मिलता था, एक केंद्र से इन्हें एक निश्चित राशि मिला करती थी, और एक जल कर जो लिया जाता था, पानी पर टैक्स, उसका 10% भी इन्हें दिया जाता था। तो अर्थात इन समितियों के जो सदस्य होते थे, इन्हें भू राजस्व से कुछ भाग मिलता था, केंद्र की तरफ से अर्थात राजा की तरफ से कुछ वेतन राशि मिला करती थी, और जलकर के रूप में 10% इन्हें जो जलकर मिलता था, उसका 10% जो है हिस्सा, वो भी इन्हें दिया जाता था। उसमें से इनको कुछ भाग दिया जाता था। तो ये इनके जीवन निर्वाह के लिए व्यवस्थाएं की गई थी। अब इनके जो जितनी भी व्यवस्था ये कर रहे हैं, अर्थात ग्राम प्रशासन से संबंधित जो भी चीज़ें ये देख रहे हैं, उस वित्तीय व्यवस्था पर नियंत्रण रखने के लिए, या यूं कहिए कि उस वित्तीय व्यवस्था पर पूरा कंट्रोलिंग करने के लिए एक आयगार नियुक्त किया जाता था।
आयगार क्या होता था आपको बता दें, केंद्र की तरफ से इनके आय व्यय का निरीक्षण करने के लिए जो कर्मचारी लगाया जाता था उसे आयगार कहा जाता था। ठीक है, स्पष्ट कर लें इस बात को। हम फिर बात कर लें। हम कह रहे हैं कि जो भी स्थानीय स्वशासन है वो इन समितियों के माध्यम से संचालित होगा और इन समितियों के जो भी आय व्यय है उसके बारे में निरीक्षण करने के लिए सेंटर के द्वारा, केंद्र के द्वारा, राजा के द्वारा जो एक अधिकारी नियुक्त किया जाता था उसे आयगार कहा जाता था। ये आय व्यय का निरीक्षण किया करता था। तो अब इस तरह से हम ये देखें कि ये व्यवस्थाएं बनाई जाती थी। अब इस सारी व्यवस्था में एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट और हमसे रह गया और उसका भी हम जिक्र कर लेते हैं कि ये सारा कुछ 30 वार्ड में बांटकर किया जाता था, अर्थात 30 सदस्य चुने जाते थे। 30 वार्ड बनाए जाते थे पूरे गांव के और उन 30 वार्ड में से एक एक व्यक्ति को चुना जाता था। तो 30 व्यक्ति चुने जाते थे और जब समितियां बनाई जाती थी तो उनमें लगभग बराबर का या आवश्यकता अनुसार डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता था कि इस समिति में इतने लोग रहेंगे। ठीक है, तो ये 30 वार्डों के माध्यम से ये स्थानीय स्वशासन को विकसित करते हैं। और मैं फिर कह रहा हूँ कि इससे राजा का कार्यभार बहुत कम हो जाएगा, राजा पर दबाव कम हो जाएगा और जब राजा पर दबाव कम हो जाएगा तो निश्चित रूप से वह इतनी स्वतंत्र स्थिति में होगा कि वह अपने साम्राज्य की उन्नति के लिए अपने आप को आगे ले जा सकता है और बहुत ज़्यादा स्थापत्य में, साम्राज्य विस्तार में, बहुत सारे क्षेत्रों में वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि चोल जो शासक हैं वो अपनी समृद्धि को बढ़ाते चले गए, क्योंकि यहाँ से उनकी टेंशन ख़त्म हो जाती है। यहाँ अपने आप लोग शासन चला रहे हैं, कोऑर्डिनेशन चल रहा है और उसमें उनकी राजा की कोई विशेष भूमिका नहीं है। ठीक है, तो ये चोल स्थानीय स्वशासन के बारे में हमने आज बातचीत कर ली। और जब आप ये समझ लेंगे तो निश्चित रूप से छोटे बड़े सब एग्ज़ाम्स में ये पूछा जाता है, यूपीएससी में, आरपीएससी में, जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं, एमपीपीएससी में जो भी है, सब जगह ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये व्यवस्था आपको वहाँ पर बतानी है कि इस तरह से स्थानीय स्वशासन संचालित होता था। ठीक है, जुड़े रहिए महेश तनेजा इंडियन एंड वर्ल्ड हिस्ट्री यूट्यूब चैनल से। बहुत सारा धन्यवाद।